हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। बच्चों वेलकम टू लेक्चर नंबर 3 ऑफ यूनिट नंबर 2 स्टैटिस्टिकल फिजिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स। हम कर रहे हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। वो हमने बेसिकली लास्ट सेकेंड लेक्चर में इसको स्टार्ट किया था, जिसमें हमने डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स को डिवाइड किया था मोमेंटम स्पेस के अंदर, बेसिकली फेज स्पेस के अंदर। तो वहाँ हमने ये देखा था कि भाई जो हमारा ith कंपार्टमेंट है, ith इज द एनर्जी कंपार्टमेंट नंबर। ith कंपार्टमेंट में जो हमारे टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं ni, वो इस फॉर्मूले से हमने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। ये हमारे पास फॉर्मूला निकल के आया था। अब कोई भी जो आइसोलेटेड सिस्टम होता है उसकी ये दो कंडीशंस अप्लाई करी थी लेक्चर नंबर 2 के अंदर। वो ये दो कंडीशंस थी कि भी एक टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है सिस्टम के, जैसे मान लो गैस है वेसल के अंदर, वो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कांस्टेंट होने चाहिए। और दूसरी कंडीशन थी कि जो टोटल एनर्जी है पूरे के पूरे सिस्टम की, वो भी कांस्टेंट है, क्योंकि ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है। अब टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स मतलब हर किसी कंपार्टमेंट के पार्टिकल्स का सम करके n आ जाएगा, दैट इज कांस्टेंट। और हर किसी कंपार्टमेंट के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनकी एनर्जी होगी E1N1 E2N2, सबको ऐड करके टोटल एनर्जी E आ जाएगी, दैट वाज कांस्टेंट। फिर हमने इनको डिफरेंशिएट किया था और हमने ये कंडीशन निकाली थी कि अगर ये चीज कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 होगा, और इस केस में इसका डेरिवेटिव 0 होगा। अब बच्चे यहाँ पे हमने दो पैरामीटर्स इंट्रोड्यूस किए थे लास्ट लेक्चर नंबर 2 में, जो थे अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा आपको यहां नजर आ रहे हैं, दे वर अननोन कांस्टेंट्स। सो हमारे आज के लेक्चर में हम जो मेन काम करने वाले हैं वो इसी इक्वेशन को मॉडिफाई करने वाले हैं, यहां पे अल्फा और बीटा को फाइंड करेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। आपको जब भी ये लॉ ड्राइव करना है एग्जाम में, तो अल्फा और बीटा के साथ आपको फाइनल इक्वेशन तक पहुंचना है। इसके साथ साथ बच्चे यहाँ पे ना जो i है, i एक डिस्क्रीट नंबर है। मैं थोड़ा आपको डायग्राम से समझाता हूँ। जैसे हमारे पास ये फेस स्पेस के अंदर हमने एक स्फीयर माना था जिसकी रेडियस थी P0। P0 was the maximum momentum that can be taken by the particles of the system। और हमने ये बोला था कि यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे एनर्जी कंपार्टमेंट्स हैं, हर किसी कंपार्टमेंट की एनर्जी EI है। अगर मान लो फर्स्ट कंपार्टमेंट की बात करेंगे एनर्जी E1 है, सेकंड की बात करोगे एनर्जी E2 है, इसी तरह से एनर्जी बढ़ती जाएगी। सो ith कंपार्टमेंट के लिए एनर्जी EI है, तो वहां पे कुछ पार्टिकल्स हमने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, और वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं कि जो हमारी स्टेट बने, जो हमारे सिस्टम की स्टेट बने, दैट मस्ट बी मोस्ट प्रोबेबल स्टेट। वो हमने इक्विलिब्रियम स्टेट की बात करी थी, तो उसके लिए हमने कंडीशन ये लगाई थी कि जो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी होगी डिस्ट्रीब्यूशन की, उसका डेरिवेटिव भी 0 होगा। तो ये कंडीशन लगा के और ये दो कंडीशन लगा के हमारे पास ये इक्वेशन आई थी बच्चे। अब इसमें जो आई है ना, वो एक डिस्क्रीट नंबर है। मतलब हम या तो इस सेल की, इस कंपार्टमेंट की बात करेंगे जिसकी एनर्जी E1 है, या उसके बड़े वाले की जिसकी एनर्जी E2 है। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। क्लासिकल फिजिक्स में, क्लासिकल सिस्टम में जो हमारे गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी एनर्जी एक स्पेसिफिक तो हो नहीं सकती, दे कैन हैव एनी एनर्जी वैल्यू। मतलब एक रेंज होगी हमारे पास एनर्जी की, 0 से लेकर लेटर सपोज कैपिटल E तक। तो पार्टिकल्स की एनर्जी उस कॉन्टिन्यूस रेंज के अंदर कुछ भी हो सकती है। सो अगर उनकी एनर्जी कॉन्टिन्यूस होगी तो फिर उसका मतलब उनका मोमेंटम भी कॉन्टिन्यूस वेरिएबल होगा। कॉन्टिन्यूस का मतलब समझते हो ना। देखिए मान लो आपके पास मोमेंटम की 4 वैल्यूज हैं, P1 P2 P3 P4, और पार्टिकल्स रिस्ट्रिक्टेड हैं कि भाई इनमें से ही कोई ना कोई वैल्यू होगी पार्टिकल्स की। तो ये तो होता है डिस्क्रीट वैल्यूज। लेकिन अगर आपके पास एक रेंज है 0 to P और पार्टिकल्स पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो पार्टिकल सिर्फ P1 ही मोमेंटम ही ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। पार्टिकल 0 से लेके P तक कोई भी फ्रैक्शन मोमेंटम की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं। सो इस तरह के सिस्टम को बोला जाता है सिस्टम विद कॉन्टिन्यूस एनर्जीज। सो हमारा आज का जो पहला काम होगा वो इस इक्वेशन को हम ट्रांसफॉर्म करेंगे फॉर कॉन्टिन्यूस एनर्जी, वो सबसे पहला काम है। उसके बाद हम इस इक्वेशन में अल्फा और बीटा फाइंड करेंगे। जाते जाते मैं आपको दो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करवाऊंगा विच आर बेस्ड ऑन दीज टू कंडीशंस। ये दोनों जैसे मैंने आपको बताई है आइसोलेटेड सिस्टम के लिए ये दो कंडीशंस होती हैं। सो इनके ऊपर बेस्ड जो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो दो क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, तो चलिए हम पहले इसको ना कॉन्टिन्यूस एनर्जी के लिए लिख लेते हैं इक्वेशन को, विच इज वेरी इजी टू राइट। देखिए कैसे लिखना है। हम ऐसे मान लेते हैं भाई कि हमारे पास जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं दैट इज वेरी वेरी लार्ज। सो लेट अस सपोज n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। सो इन दैट केस दैट इज फॉर लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जो हमारे पास ये है, ये वाला फैक्टर P0/n, ये क्या है बेसिकली, जैसे मैंने आपको बताया ना कि ये हमारी रेडियस है P0 और n पार्टिकल यहां पे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं।
सो ऐसे n पार्टिकल्स, ठीक है। सो पी नॉट बाय एन बेसिकली उस पी नॉट को डिवाइड कर रहा है, हर किसी पार्टिकल के लिए डिवीजन कर रहा है। सो उस केस में फॉर लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये जो पी नॉट बाय एन है, मैक्सिमम रेडियस को टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल से जब आप डिवाइड करोगे तो ये फ्रैक्शन, ये जो फैक्टर है, इट विल बिकम सो स्मॉल, सो इसको हम dp बोलेंगे, स्मॉल चेंज इन मोमेंटम और स्मॉल रेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। ये सबसे पहला काम। ऐसे ही ये जो दूसरा फैक्टर है यहां पे, ये वाला सेकंड फैक्टर विच इज पी नॉट आई बाय एन, ठीक है। इसको क्या करेंगे, देखो ये dp है और i नंबर है। अब देखिए हर किसी कंपार्टमेंट में अलग अलग वैल्यू होगी, p1 p2 p3, अब डिस्क्रीट नहीं है। सो दिस चेंजेस टू small p which is a continuous variable, it is not fixed now, it becomes a variable समझते हो ना, जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। सो ये जो पूरा का पूरा फैक्टर है यहाँ पे i के साथ, दिस बिकम स्मॉल p, तो यहाँ पे p का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ dp आ जाएगा। इसके अलावा जो हमारे पास ei है, सो अगर मैं एनर्जी की बात करूं ei, दैट विल ऑल्सो चेंज टू पी स्क्वायर बाय 2m। ये आपको मोमेंटम और एनर्जी की रिलेशन आई थिंक पता ही है। सो इसको भी हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो ये तीन चीज़ें यहाँ पे जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो कॉन्टिन्यूस एनर्जी के लिए ये फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, देखो ni को लिखेंगे np dp, इसका मतलब है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन रेंज p2 p प्लस dp, मतलब हमारे पास एक p वैल्यू है मोमेंटम की, फिर एक स्मॉल रेंज है dp, सो उसके अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उनकी वैल्यू वो कितने होंगे, np dp, दिस विल बी इक्वल टू दिस फैक्टर 4 पाई v अपॉन h नॉट क्यूब। देखिए ये कांस्टेंट है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे ही रहेगा। p नॉट आई बाई एन इज नाउ p, सो यहाँ पे आएगा p स्क्वेयर, पी नॉट बाई एन इज डी पी, यहाँ आ जाएगा डी पी, और e रेज़ टू पावर माइनस अल्फा माइनस बीटा, ई आई की जगह हम लिखेंगे पी स्क्वायर बाय 2m। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, e दोबारा से लिख लो, माइनस बीटा पी स्क्वायर बाय 2m, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन इस तरह से लिखी जाएगी फॉर कॉन्टिन्यूस एनर्जी रेंज। इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, कॉपी पे नोट करेंगे इसको, ये जो मैंने छुपाई है बादलों के अंदर इक्वेशन, इसको अपने दिमाग में सेव कर लो। ये बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है भाई, ये है कॉन्टिन्यूस एनर्जी रेंज के लिए। अब यहाँ पे ये जो फैक्टर होता है ना, ये नंबर ऑफ सेल्स हमें बताता है कॉन्टिन्यूस रेंज के अंदर। कौन सा फैक्टर, देखो ध्यान से, ये वाला जो फैक्टर है ना, ये वाला इतना जो मैंने पर्पल के अंदर डाला है, ये हमारा g है। यहाँ पे ना ये gi था, अगर आप लेक्चर नंबर 2 देखेंगे तो दिस वाज gi। व्हाट वाज g? g वाज द नंबर ऑफ सेल ऑफ इक्वल साइज इन वन कंपार्टमेंट। यहाँ पे ना ये जो हर एक कंपार्टमेंट है उसका साइज डिफरेंट है, आप देखो इसका साइज छोटा है, ऊपर वाले का थोड़ा बड़ा है। सो हमें जब w का फॉर्मूला लिखना था इसको मिनिमाइज करने के लिए, w में यहाँ पे इसको कंपार्टमेंट को छोटे छोटे डब्बों में, छोटे छोटे सेल्स में हम डिवाइड करके देखते हैं, और हर एक सेल जो होता है वो पार्टिकल की हमें स्टेट बताता है, फेस स्पेस के अंदर पोजीशन और मोमेंटम के वैल्यूज होती हैं वो। तो इस तरह से स्मॉल सेल्स जो हैं GI, वो डिस्क्रीट के केस में, अगर डब्बे हमारे पास डिस्क्रीट हैं तो ऐसे दिखा जाता है, लेकिन कॉन्टिन्यूस के केस में जो हमारा GI है उसकी जगह GPDP बनेगा। सो दिस इज GPDP। ये आप नीचे ना दोबारा से इक्वेशन लिख लेना, GPDP इज नंबर ऑफ सेल्स इन कंपार्टमेंट ऑफ रेंज P2DP प्लस DP। सो अभी कंपार्टमेंट को ना ith नहीं बोलना, कॉन्टिन्यूस के केस में कंपार्टमेंट को कैसे स्पेसिफाई करना है, फॉर द कंपार्टमेंट हैविंग मोमेंटम इन रेंज P2P प्लस DP। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। अभी आप यहां पर ये वाला पार्ट लिखेंगे, ये तो लास्ट लेक्चर है सारा, ये जस्ट रिकॉल है। तो यहां से स्टार्ट करेंगे, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ फॉर कॉन्टिन्यूस एनर्जीज, दिस इज द हेडिंग, और उसके बाद ये काम यहां तक कॉपी पे लिखिए, वीडियो को पॉज करें
तो इसमें आपको ये ब्लू वाला पार्ट लिखना है सारा, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे हमें क्या करना है, अभी हम अल्फा और बीटा को फाइंड करेंगे। तो आई एम रबिंग दिस होल थिंग, क्योंकि अल्फा और बीटा फाइंड करने के लिए मुझे काफ़ी स्पेस चाहिए और फिर हमारी फाइनल इक्वेशन बनेगी जो हमारा आज का काम है। सो नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक इज इवैल्यूएशन ऑफ कांस्टेंट्स अल्फा एंड बीटा। ये फाइंड करके ना फिर उसी इक्वेशन में हमने सेव करना है जो अभी हमने यहाँ पे लिखी थी। इसको इक्वेशन नंबर ए बोल दो, ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। हाँ जी बच्चों, तो हमारा पहला काम है टू फाइंड अल्फा। सो कौन सी कंडीशन हम यूज करेंगे? सो एज वी नो द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सिस्टम is n, ठीक है, कैपिटल N. So therefore if I integrate this np dp from 0 to p naught, तो it will give me total number of particles. very simple. देखिए ना, ये हमारे पास एक फेज स्पेस है, p naught मैक्सिमम मोमेंटम है। अब इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो कैपिटल N ही है, और मैंने बोला था ये छोटी सी एक रेंज मैंने कंसिडर करी है, यहाँ तक मोमेंटम p है, ये dp रेंज है अब, और ये टोटल जो यहाँ से लेके यहाँ तक होगा उसको आप बोल सकते हो p प्लस डी पी रेडियस बन गई यहाँ पे। अब हमें हमने अभी जो इक्वेशन लिखी थी वो मुझे इस छोटे सी शेल के अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ रहे हैं वो बता रही थी। अब ना ये थोड़ा ज्योमेट्रिकली हम समझते हैं। बेसिकली क्या है, अगर आप फिजिकली सोचो तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, दे आर मूविंग हेयर एंड देयर, रैंडम मोशन है उनका, तो वो पार्टिकल्स के ना एक रेंज ऑफ मोमेंटा है, मतलब एक पर्टिकुलर रेंज के हैं, वो सारे इकट्ठे हैं, वो सारे पार्टिकल्स हैं ये वाले जिनका मोमेंटम बिल्कुल आसपास ही है, डीपी रेंज से डिफर करता है, वो सारे पार्टिकल्स हैं। फिजिकली गैस के अंदर तो आप उसको डब्बे में ऐसे गोले में नहीं देखोगे, गैस के अंदर तो वो पार्टिकल्स का कुछ मोशन है, कोई इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है, तो जो सेम स्पीड वाले हैं, ऑलमोस्ट जो सेम मोमेंटम वाले हैं, जिनकी रेंज ये छोटी सी रेंज है, उन पार्टिकल्स की बात हो रही है। लेकिन जब मैं इन सबको इंटीग्रेट कर दूंगा, यहां से लेके यहां तक पूरा इंटीग्रेट कर दूंगा, तो सारे पार्टिकल्स आ जाएंगे गैस के, है ना। ये सिंपल सी कंडीशन है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाली। सो हमें इसी को यूज करना है। अब यहां थोड़ा सा चेंज करना हमें। सो वी कैन चेंज हेयर, वी कैन चेंज पी नॉट टू इंफिनिटी, ठीक है, एज देयर आर नो पार्टिकल्स अबव पी नॉट। ऐसा कोई पार्टिकल है ही नहीं जिनका मोमेंटम पी नॉट से ज्यादा हो, सो ऊपर तो है ही नहीं है। सो आई कैन चेंज दिस टू इन्फिनिटी, इस इंटीग्रेशन की लिमिट को। सो यहां पे अभी मैं यूज कर रहा हूं 0 टू इन्फिनिटी। एनपीडीपी का फॉर्मूला जो अभी हमारे पास था 4 पाई वी बाई एच नॉट क्यूब पी स्केयर डी पी ई रेज टू पावर माइनस अल्फा ई रेज टू पावर बीटा पी स्केयर बाई 2m डी पी आगे लग गया यहाँ पे। तो ये वही इक्वेशन है जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले कॉन्टिन्यूस रेंज के लिए लिखी थी। अब देखिए क्या क्या इसके अंदर रहेगा। इंटीग्रेशन के अंदर ये तीन चीज़ें रहेंगी जिनके साथ पी आ रहा है, बाकी ये सब बाहर आ जाएगा। सो 4 पाई वी बाई एच नॉट क्यूब ई रेज टू पावर माइनस अल्फा भी बाहर है, 0 टू इन्फिनिटी पी स्केयर ई रेज टू पावर माइनस बीटा बाई 2m पी स्केयर dp। सो अभी इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है एंड दिस इज इक्वल टू n। वो हमारे पास इधर राइट हैंड साइड पे n भी रहेगा, तभी तो हम ई रेज टू पावर माइनस अल्फा यहाँ से निकालेंगे। बेसिकली अल्फा निकालना है, ई रेज टू पावर माइनस अल्फा मिल जाएगा, वो पुट कर देंगे। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसके लिए हम एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल यूज करेंगे। वो हमारे पास होता है रिजल्ट क्या है कि अगर हम 0 ऊपर लिख देते हैं, थोड़ी जगह बचाते हैं, 0 टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वेयर, बिल्कुल ऐसे ही देखो, एक्स स्क्वेयर ई रेज टू पावर माइनस ए एक्स स्क्वेयर डी एक्स। इसका रिजल्ट हमारे पास होता है 1/4 अंडर रूट पाई अपॉन ए क्यूब। तो ए यहाँ पे हमारे पास इस केस में ये है बीटा बाई 2m, ठीक है, वो ए है, याद रखना। इसको यूज कर रहा हूँ मैं। तो ऊपर वाली इंटीग्रेशन पूरी क्या बनेगी, 4 पाई वी एज इट इज एच नॉट क्यूब एज इट इज ई रेज पावर माइनस अल्फा एज इट इज। अब इसकी जगह, इस पूरी इंटीग्रेशन की जगह देखिए आप, ये वाला फैक्टर हमारे पास आएगा जो मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करूँगा। तो बड़ा इजी है, ये हमारे पास बन गया 1/4 यहाँ से
अंडर रूट पाई मैंने अलग लिख दिया, ए क्यूब, ए की पावर 3/2 है, सो ए की पावर 3/2, हमारे पास ए था बीटा बाई 2m, उसकी पावर देखिए ना, ये अंडर रूट पूरे के ऊपर है, सो अगर मैं अंडर रूट पाई अलग कर दूं तो 3 के नीचे 2 आ जाएगा, ए की पावर 3/2, सो यहाँ 3/2 आएगा। बस हो गया हमारा काम, और कुछ तो नहीं चाहिए हमें। सो दिस इज इक्वल टू n, इट इज़ वेरी सिंपल। ओके, सो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेना, हमने कुछ कटिंग हो रही है, ये 4 कट रहा है यहाँ पे, ई रेज़ पावर माइनस अल्फ़ा हमें निकालना है। सो मैं यहीं पे ऐसे लाइन लगा लेते हैं, ई रेज़ टू पावर माइनस अल्फ़ा इज़ एन एच, एन एज इट इज़ एच नॉट क्यूब, साथ साथ ना नोट्स बना लो, पाई वी, ये हमारे पास नीचे चला जाएगा ये वाला अंडर रूट पाई। सो अंडर रूट पाई मैं यहाँ पावर ना 3/2 कर रहा हूँ, नज़र आ रहा है आपको, थोड़ा दोबारा लिख देते हैं, पाई पावर 3/2 वी। देखिए ये रूट पाई, ये पाई, पावर 1 यहाँ पावर हाफ, दोनों ऐड होके 3/2 बन गई, और ऊपर चला जाएगा ये फैक्टर बीटा बाई 2m की पावर 3/2, ये पावर सेम ही है तकरीबन, है ना। सो दिस इज़ द थिंग, हो गया हमारा काम, ई रेज़ पावर माइनस अल्फ़ा आ गया, इस पाई को भी अंदर लिख देते हैं, 3/2 पावर है ना, तो ये पाई को भी यहाँ लिख देते हैं, ये सही हो गया काम। v को थोड़ा इधर कर देते हैं, साइड पे पड़ा हुआ अच्छा नहीं लग रहा, तो ये ई रेज़ पावर माइनस अल्फ़ा आ गया जी हमारे पास, हो गया हमारा आधा काम। इसको हमें इसी इक्वेशन के अंदर पुट करना है, और फिर एक इक्वेशन आएगी, लेट अस डू दैट। सो पुट इन ए, जिसको मैंने अभी बोला था आप उसको ए बोल दो, तो हमारे पास इक्वेशन बनी एन पी डी पी 4 पाई वी एच नॉट क्यूब पी स्क्वेयर डी पी ई रेज़ पावर माइनस अल्फ़ा, ये सारा फैक्टर, कलर चेंज करेंगे, ये सारा फैक्टर ये वाला ई रेज़ टू पावर माइनस अल्फ़ा की जगह पे जा रहा है। सो दिस इज़ एन एच नॉट क्यूब बाई वी बीटा बाई 2m पाई पावर 3/2, और ई रेज़ टू पावर माइनस बीटा पी स्क्वायर बाय 2m। तो ये हमारे पास इक्वेशन फिर से ट्रांसफॉर्म होगी। अब मैंने अल्फा को पुट कर दिया, देखिए फाइनल इक्वेशन हमारी अल्फा बीटा को फाइंड करके ही आएगी। सो एग्जाम में भी जब आपने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को ड्राइव करना है तो आपको ये सब कुछ करना पड़ेगा, ध्यान रखना इस बात का। सो अभी कुछ कैंसिलिंग हो रही है यहाँ पे, ये कटिंग हो रही है, ये कट रहा है, सो हमारे पास आ गया 4 पाई n अपॉन नथिंग पी स्क्वेयर इंटू बीटा बाय 2 पाई m पावर 3/2 ई रेज़ टू पावर माइनस बीटा पी स्क्वेयर बाय 2m dp, ये मैंने dp पीछे लिख दिया। सो दिस इज द इक्वेशन, अभी कंप्लीट नहीं है, इसको मैं इक्वेशन नंबर बी बोलूँगा। ए हमारे पास अल्फ़ा वाली थी, अल्फ़ा मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, दिस इज इक्वेशन बी। अब नेक्स्ट हमारा काम है बीटा को फाइंड करना, उसके लिए हम टोटल एनर्जी की कंडीशन लगाएंगे। अल्फ़ा हमने इंट्रोड्यूस ही ऐसे किया था, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर कांस्टेंट, वही से इंट्रोड्यूस किया था, वही कंडीशन लगा के हमने अल्फ़ा फाइंड करा है। यहाँ पे एनर्जी के लिए हमने बीटा इंट्रोड्यूस किया था कि टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट फॉर आइसोलेटेड सिस्टम। हमारी एक वेसल है, उसके अंदर गैस है, सो उसके मॉलिक्यूल्स तो फिक्स एनर्जी के हैं, हम बाहर से कोई एनर्जी नहीं दे रहे, उसको ना एनर्जी निकाल रहे हैं। सो उस केस में जो हमारी टोटल एनर्जी कंजर्व है उसकी भी कंडीशन हम लगाएंगे, सो हमें बीटा मिलेगा। सो आप पहले यहाँ तक इसको नोट डाउन करिए वीडियो को पॉज करके। हाँ जी ओके, तो आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया। तो अभी हम बीटा को फाइंड करेंगे, और बीटा के लिए कंडीशन लगानी है कि जो टोटल एनर्जी है ना सिस्टम की वो कैपिटल ई है, ई ही रहेगी, ठीक है। सो लेट अस डू दैट, बड़ा इजी है, बिल्कुल ऐसे ही करना हमें। इक्वेशन नंबर बी को मैं दोबारा से लिखूंगा क्योंकि वो हमारे काम की है। ओके, सो ये हमारी इक्वेशन है, इक्वेशन बी जो अभी हमने ड्राइव करी बच्चों, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या कंडीशन लगानी है, देखिए। सो इफ लेट अस सपोज ई इज द एनर्जी ऑफ पार्टिकल हैविंग मोमेंटम P, जैसे मैंने अभी सफियर बनाया था ना, उसके अंदर मैंने बोला छोटी सी रेंज, उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनका मोमेंटम P है। सो P वाले पार्टिकल की एनर्जी कैपिटल E, मैंने ऐसे मान लिया। सो उस रेंज के अंदर फिर जो पार्टिकल्स हैं उनकी एनर्जी क्या होगी, देन द एनर्जी
ऑफ पार्टिकल्स, मैं उन सब की बात कर रहा हूं, हैविंग मोमेंटम इन रेंज p टू p प्लस dp। ये थोड़ा सा ना आपको एग्जाम में भी लिख के आना पड़ेगा, समझना भी जरूरी है। कैसे लिखेंगे, उसकी जो स्मॉल एनर्जी dE होगी, क्योंकि हम एक स्मॉल रेंज की बात कर रहे हैं, जैसे मोमेंटम की रेंज dp है, इस तरह से हमारे पास एनर्जी की रेंज जो है वो dE है। ये किसके बराबर होगा, ये होगा जो हमारा p के कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी है उसको आपने नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, NPDP के साथ, क्योंकि हमें पता है कि इस रेंज में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो इस इक्वेशन से, इस फॉर्मूले से आएंगे। अभी हम इसको पुट करेंगे। यहाँ पे हम E को भी पुट करेंगे। जब आप E को पुट करोगे तो ये बनेगा p²/2m NPDP। और अब हमारी कंडीशन ये है कि अगर हम सारी टोटल एनर्जी निकालें, जितनी भी ये एनर्जीज की स्मॉल रेंजेस हैं, उन सबको अगर हम इंटीग्रेट कर दें, देन वी विल गेट टोटल एनर्जी। यूजिंग कंडीशन, ये कंडीशन है हमारी ना, ये बड़ा सिंपल सी बात है, क्योंकि देखो थोड़े पार्टिकल्स हैं उनकी एनर्जी dE है, थोड़े और हैं उनकी एनर्जी dE है। dE इज द स्मॉल रेंज। अगर आप उसको 0 से इन्फिनिटी तक, जितनी भी मैक्सिमम वैल्यू एनर्जी की, वहां तक dE को इंटीग्रेट करेंगे, यू विल गेट टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। यहां पे अभी इसको पुट करना है। ये बनेगा 0 टू इन्फिनिटी p²/2m, और ये NPDP जो हमने अभी निकाला था इसको यहां पुट करना है। मैं लिख रहा हूं यहां पे 4πn बीटा अपॉन 2πm पावर 3/2 e⁻⁻ बीटा p²/2m p²dp। तो इसको इंटीग्रेट जब आप करेंगे यू विल गेट कैपिटल E। दिस इज द इंपॉर्टेंट इक्वेशन। इसको अभी सॉल्व करना है, विच इज़ वेरी इजी टू सॉल्व। देखिए ध्यान से, क्या क्या चीज़ें जो हैं वो बाहर आ जाएंगी इंटीग्रेशन से। ये देखो p², ये मिलके p⁻4 हो जाएगा। जो बाहर आएगा इंटीग्रेशन से मैं लिख रहा हूँ, 4πn बाहर आएगा, 2m बाहर रहेगा, बीटा की पावर 3/2। ये जो नीचे 2π है ना, इसकी पावर मैं ऐसे लिख रहा हूँ 3/2, m की पावर 3/2, अलग अलग करके लिख रहा हूँ, ठीक है। ये हमारे काम आएगा, अभी देखना। इसके बाद कुछ और कॉमन, ये फैक्टर नहीं आएगा ना, देखो ना इसमें p² आ रहा है, तो ये तो बाहर नहीं जाएगा इंटीग्रेशन से, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू p इंटीग्रेट कर रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जो हमारा वेरिएबल चल रहा है वो अंदर ही रहेगा सारा कुछ। ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, ये दोनों आपस में मिलकर इंटीग्रेशन के अंदर बनाएंगे p⁻4, और साथ में आएगा e⁻⁻ बीटा p²/2m, dp भी अंदर ही रहेगा, dp इज इक्वल टू E। यहाँ पे कुछ रहना नहीं चाहिए। लेट मी चेक अगेन, 4πn आ गया, 2m आ गया, ये वाला पूरा का पूरा फैक्टर मैंने ऐसे लिख दिया, p² हो गया, ये वाला फैक्टर एज इट इज आ गया। तो इस तरह से ना आपको एग्जाम में भी 2 बार डबल चेक करना है कि कोई पैरामीटर यहाँ पे रह ना जाए। ओके, अब क्या करना है, अब इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे करेंगे कुछ। लेट अस पुट β/p²/2m इज इक्वल टू x, जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी। तो यहां पे p² बनेगा 2mx, ये 2m ऊपर चला गया, अपॉन बीटा। p² मिल गया हमें ना, तो p⁻4 यहां पे जो चाहिए वो मिल जाएगा, इसका स्क्वायर करके लिख देंगे बाद में। अब dp चाहिए, हम इंटीग्रेशन को चेंज कर रहे हैं x की लिमिट्स में, या लिमिट्स लिख देना 0 टू इन्फिनिटी। नाउ इंटीग्रेट, डिफरेंशिएटिंग इट, 2 आगे आ गया, p dp, इधर बनेगा 2m/बीटा विच इज ए कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव dx, 2 से 2 कट गया, p नीचे ले जाएंगे यहाँ पे। p को मैं यहाँ से डिलीट करके यहाँ लिख रहा हूँ। आगे मैं क्या करूँगा, p की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। dp आएगा मेरे पास m/बीटा। What is p? p is √2 m की पावर हाफ, या 2 की पावर भी आप हाफ लिख लो, चाहे √2 x की पावर हाफ, क्योंकि यहाँ ना p² है तो हमें यहाँ अंडर रूट लेना पड़ेगा, तो मैं वही कर रहा हूँ, ऊपर बीटा का पावर हाफ। ये ऐसे बनेगा dp। dp is m/बीटा, m/बीटा एज इट इज,
p की जगह ये सारा फैक्टर बीटा की हाफ, √2, m की हाफ और x की पावर हाफ और साथ में ये dx। सो दिस इज dp। ओके, सो ये dp अभी हमें यहां पे पुट करना है इस इक्वेशन में, p4 यहां पे पुट करना और सॉल्व करना है। सो लेट अस राइट इट इक्वेशन नंबर, लेट अस सपोज दिस इज 1 फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट, दिस इज 2। इक्वेशंस का ध्यान रखना, मैं अभी अगर इस व्हाइट बोर्ड के अंदर 1 2 ले रहा हूं तो मैं उसके ऊपर ही रहूंगा। ये मेरी इक्वेशन बी है, वो मैंने लास्ट स्लाइड से करी थी, ठीक है। ओके, अब क्या करें, इसको पुट कर देते हैं, फैक्टर सॉल्व कर लेते हैं। सो पुट इन 2, यहां पर लिख देते हैं, जगह बचाएंगे, पुट इन 2, तो ये बनेगा, यहां कटिंग करेंगे पहले, ये 2 कट गया, 2 पाई n, ठीक है। सो ये 2 पाई की पावर 1 है, इसको नीचे लेके जा रहा हूं मैं, बाद में समझ आएगा क्यों, क्लियर हो जाएगा अभी सारा कुछ। सो थोड़ा करते हैं सिंप्लीफाई, तो ये बनेगा 2 पाई पावर 1 n अपॉन, अच्छा ये 2 पाई की पावर 3/2 थी ना, ये ऊपर चली गई, -3/2, ये वाला फैक्टर। m की पावर नीचे 1 है, ये 3/2 है, सो नीचे m की पावर हो जाएगी 5/2, तो ये दोनों m निकल गए, ये भी ऊपर चला गया, n आ गया, बीटा रेज टू पावर 3/2 एज इट इज। इंटीग्रेशन के अंदर 0 to infinity, p रेज टू पावर 4 मतलब 4 m² x² बीटा स्क्वायर, ठीक है ना। p की पावर 4 बनानी है तो इधर सारा स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद है e रेज टू पावर माइनस, अच्छा ये सारा फैक्टर देखिए, बीटा p²/2m को मैंने x पुट किया था, सो e रेज टू पावर -x, उसके साथ है dp, सो दिस इज dp यहां पुट करेंगे, m बीटा की पावर हाफ, नीचे भी है बीटा, अच्छा इसको कंबाइन कर देते हैं ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, सो इसको ना ऊपर ही ले जाते हैं इस बीटा को भी, ये पावर -1, सो ये और ये दोनों बीटा यहाँ पे, ये हाफ पावर और ये वाला -1 हो गया, यहाँ पे ऊपर चला गया। √2 को 2 की पावर हाफ लिखेंगे, अभी पता चलेगा, m को ऐसे ही लिखेंगे अभी हाफ, अच्छा इसको अभी कंबाइन कर देते हैं, चलो कर देंगे बाद में। सो दिस इज x रेज टू पावर -हाफ लिख लेते हैं इसको dx। ये पूरी की पूरी इक्वेशन बच्चे हमारी यही वाली है, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू टोटल E, कैपिटल E, तो ये आप ध्यान रखना, इसको मैं यहाँ पे अभी लिख रहा हूँ, नीचे थोड़ा और अच्छे से लिखेंगे। अब हमें इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने के लिए ना पावर्स का ध्यान रखना पड़ेगा, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, बड़े ध्यान से देखना किस तरह से हमने पावर्स को सॉल्व करना है हर एक चीज़ की। सो यहाँ पे ना बहुत बार मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं, लेट अस डू दैट। 2 पाई 1 -3/2, यहाँ 2 आ गया -1/2, तो ये बना 2 पाई रेज टू पावर -1/2, n एज इट इज, कोई फैक्टर छूटना नहीं चाहिए। m और बीटा ना अंदर भी है हमारे पास, सो पहले बीटा सारे कंबाइन कर लेते हैं। बीटा की पावर यहाँ है 3/2, आगे चलेंगे, यहाँ बीटा स्क्वायर ऊपर जाके पावर -2, और बीटा है, ये है बीटा, यहाँ कितना बना, हाफ -1 इज -हाफ, वो -हाफ इसके साथ कंबाइन करना है, सो -हाफ। सो अब सारे बीटा हमारे फिनिश हो चुके हैं, बीटा को नहीं देखना, इसके बाद ध्यान देना बीटा और कहीं पर नहीं है। अच्छा अब नीचे आ जाते हैं, m की पावर 5/2 यहाँ है, और m कहाँ है, ये m है, तो ये ऊपर देखिए 2 है पावर, नीचे होगा -2, और यहाँ m की पावर 1 है, नीचे जाके बनेगा -1, यहाँ m की पावर हाफ नीचे ही है, सो यहाँ पे +हाफ रहेगा, क्योंकि हम डिनोमिनेटर में ही लिख रहे हैं। सो ये m की सारी पावर्स हैं, m भी हो गया, बीटा भी हो गया, n भी हो गया, 2 पाई ये वाला हो गया। अब अंदर चलेंगे, अंदर 4 का फैक्टर है, इंटू 4, ये इंटीग्रेशन से बाहर ही आएगा। एक ये 2 रेज टू पावर हाफ है, ये नीचे फैक्टर पड़ा हुआ है, m तो हमने कर लिया कवर, बीटा भी कवर हो चुका है, और कुछ नहीं बचा यहाँ पे ना, सब कुछ हो गया। अच्छा अब x देखना, अब इंटीग्रेशन के अंदर x वाली सारी टर्म्स अंदर ही रहेंगी, बाहर नहीं आएंगी। सो इंटीग्रेशन के अंदर 0 to infinity x² x रेज पावर -हाफ, ये बनेगा x की पावर 3/2, और एक बनेगा e रेज टू पावर -x बचा, और एक dx बचा, और एक e बचा, तो ये हमारी इक्वेशन है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो यहाँ पे इसको मैं लिख रहा हूं 2 रेज टू पावर -हाफ अलग, या ऐसे लिख लेते हैं इसको n,
बीटा की पावर देखते हैं पहले। देखो एलसीएम 2 आया तो मैं यहां सॉल्व करता हूं। 2 एलसीएम 3 - 4 - 1, ये बन गया -2/2, ये बन गया -1। सो बीटा की पावर -1, ध्यान देना, ठीक है। n हो गया पहले ही। 2 पाई की पावर -12 इसको ऐसे नीचे लिख दिया, थोड़ा सुंदर लगेगा ना, पावर से चली जा रही है, अंडर रूट बना दिया। m की पावर भी सॉल्व करते हैं। 2 एलसीएम लिया, 5 एज इट इज, यहां -4 बनेगा, यहां -2 बनेगा, यहां +1, तो ये बना -6 + 6, ये तो कटिंग हो गई सारी, 0 आ गया। सो m⁻�0, बाद में 1 वो हो जाएगा। ये एक बचा यहां पे 4 का फैक्टर, एक बचा यहां पे √2 और नीचे बचा। चलो अब इंटीग्रेशन के अंदर चलेंगे। अब इस इंटीग्रेशन का स्टैंडर्ड रिजल्ट है हर बार की तरह, विच इज 3/4 √π। इसका इंटीग्रेशन का एज इट इज रिजल्ट याद रखना है, इक्वल टू E। बस हो गया हमारा काम। तो हमारे पास अभी यहां से बीटा भी निकल आएगा, विच इज वेरी सिंपल। 4 से 4 कटा, √2 मिलके बन गए 2। बीटा भी नीचे ले आते हैं, ये वाला n ऊपर रहेगा। अच्छा, एक √π, ये कैसी कटिंग हो जाएगी यहां पे। n/2 बीटा इज इक्वल टू E। सो यहां पे हमारे पास E/n is 1/2 beta. What is E/n? E is the total energy, n is the total number of particles. So E/n is actually the average kinetic energy of each molecule. ऐसे समझ सकते हो ना, देखिए एक एनर्जी की रेंज है 0 से लेके E तक, और वो रेंज जो है वो टोटल n नंबर ऑफ पार्टिकल्स में डिवाइड हो रही है। सो यू कैन से दैट दिस इज पर मॉलिक्यूल, क्योंकि आप n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर रहे हो। सो दिस इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ द गैस। वेरी इजी, वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। तो ये E/n है। अब आपने एक लॉ भी पढ़ा हुआ है, विच इज लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। सो वो लॉ क्या बोलता है? वो लॉ बोलता है जी कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है पर मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस at temperature T, average kinetic energy per molecule of gas at temperature T, that is E bar, and which is 3/2 small kt। ये small k होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T होता है टेम्परेचर। अब हमें इन दोनों को इक्वेट कर देना, ये भी एवरेज किनेटिक एनर्जी है, ये भी एवरेज किनेटिक एनर्जी है। यहाँ कुछ हो गया है कुछ, हाँ, यहाँ देखो ये 3 का फैक्टर है, इस 3 के फैक्टर को छोड़ दिया था हमने, n के साथ था, ये यहाँ लगेगा भाई। तो ये 3 का फैक्टर जो 3n है हमारा, वो यहाँ ऐसे नीचे गया और फिर ऊपर आया। सो ये है। अब इन दोनों को हमें इक्वेट करना है बच्चे। तो जब आप इन दोनों को इक्वेट करेंगे, वहां से बीटा आपके पास आएगा। मैं रेड कलर से, वॉयलेट कलर से यहाँ पे कर रहा हूँ। तो जब आप देखो यहीं पे कर रहा हूँ, आप कॉपी पेस्ट के नीचे करो। सो 3/2 बीटा इज 3/2 kt। बीटा नीचे है सर, बीटा नीचे है, ओके। सो 3/2 कट गया, एंड बीटा इज 1/kt। सो दिस इज योर अनदर कांस्टेंट बीटा, जो हमने वहां से इंट्रोड्यूस किया था कि भी जो टोटल एनर्जी है सिस्टम की वो कांस्टेंट है। सो इस बीटा को वापस हमें इस इक्वेशन बी में यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है, एंड देन यू विल गेट फाइनल इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ मोमेंटा। ऐसे बोलते हैं, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ मोमेंटा ऑफ पार्टिकल्स। सो अभी इसको हम पुट करेंगे इस बीटा को इक्वेशन बी के अंदर। बट मैं रुक रहा हूं, इस वीडियो को पॉज करिए, यहां तक कुछ भी अगर मिस हो गया है लिखना समझते टाइम, सो इसको नोट डाउन कर लीजिए, अपने नोट्स बना लीजिए वीडियो पॉज करके। ये एज इट इज डेरिवेशन आपके एग्जाम में आएगी। सो आपने इस कंडीशन को ऐसे लिखना भी होता है इंग्लिश में ना थोड़ा बहुत, कि भाई ये हमारे पास कंडीशन है, ये इस वजह से हम ये कर रहे हैं। क्योंकि फिजिक्स में ना जब आप डेरिवेशन करते हो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, तो वो चेक करता है एग्जामिनर कि आपने हर एक चीज़ को जस्टिफाई किया है कि आप क्यों ले रहे हो इस कंडीशन को। ऐसे ले लिया, बताना पड़ेगा थोड़ा सा ना, इसलिए लिया सर। सो इसको अभी लिखिए। चलिए, तो आई होप आपने नोट्स बना लिए हैं। अब मैं क्या करूंगा, सारा रब कर देना मैंने, बस वो इक्वेशन रहेगी ऊपर। कैलकुलेशन पार्ट ध्यान से करना, इसका बहुत कंफ्यूजन होती है इसमें, एक आध फैक्टर भी रह गया इधर उधर,
तो भाई गलत हो जाएगा डेरिवेशन। कई बार ना ऐसे करते हैं, रिजल्ट याद रखते हैं, अगर कुछ दिक्कत आ जाए तो रिजल्ट अगर याद है तो आप चेक कर पाएंगे। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर द रिजल्ट्स ऑफ फिजिक्स। चलिए, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे जब हम बीटा को, सो हमारे पास NP/dP बनेगा 4πn, बीटा इज 1/kT, सो 2πm/kT बन गया नीचे, e⁻² p²/2m/kT हो गया। नाउ k बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, p² ऐसे रहा, dp ऐसे रहा। अब इसमें कोई अननोन कांस्टेंट है नहीं, ये हमारी फाइनल इक्वेशन है जो हमें बताती है, इसके नाम लिखते हैं डिफरेंट, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ फॉर मोमेंटा ऑफ पार्टिकल्स ऑफ गैस having momentum in range p/p plus dp। ठीक है, सो दिस इज द थिंग। और यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना है कि ये मोस्ट प्रोबेबल स्टेट के अकॉर्डिंग आपको बताएगा कि डीपी रेंज के अंदर जो हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो कैसे निकालने हैं। बहुत आसान है, अगर आपको उन पार्टिकल्स की मोमेंटम पता है, p पता है, तो आप यहाँ पुट करेंगे, बाकी सारे कांस्टेंट्स ही हैं, और इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेंगे। पहले तो हम एक रेंज के अंदर लिखेंगे, अगर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने तो इंटीग्रेशन सॉल्व कर लेंगे, वो आंसर n आएगा। अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे ना 0 to infinity, आंसर कैपिटल n आएगा, उसकी टेंशन नहीं लेनी। बट हमें क्या करना था, हमें उस पर्टिकुलर स्मॉल रेंज के अंदर देखने थे कि मोस्ट प्रोबेबल स्टेट जब होती है तब डीपी रेंज के अंदर कितने पार्टिकल्स आते हैं। इसी को डिस्ट्रीब्यूशन लॉ बोलते हैं ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाके रिजल्ट्स यूज होने हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स के अंदर। तो अभी इसको यहां तक लिखिए, फिर मैं अभी आपको मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ फॉर वेलोसिटीज लिखवाऊंगा और फॉर एनर्जीज। करिए पहले। ओके, सो नाउ वी विल डू मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ फॉर स्पीड्स। अगर आपको मोमेंटम की रेंज नहीं पता लेकिन स्पीड की रेंज पता है कि भाई जो पार्टिकल्स हैं उनकी स्पीड v से लेके v + dv तक है, तो ये इक्वेशन थोड़ी सी मॉडिफाई हो जाएगी, विच इज़ वेरी सिंपल। सो द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कह लो चाहे पार्टिकल्स कह लो, हैविंग स्पीड इन रेंज v to v + dv अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इज व्हाट। देखो, सो यू विल राइट p = mv। सो अगर dp चाहिए, m इज मास ऑफ द पार्टिकल विच इज कांस्टेंट, सो dp इज mdv। सो जहाँ dp है वहाँ mdv पुट कर दो, जहाँ p है वहाँ mv पुट कर दो, हो गया। तो यहाँ nvdv लिख लेना, ये इजी है काम। सो 4πn 1/2πm/kT, ऐसे फैक्टर याद रह जाते हैं। सो पावर भी याद रह जाती है, ये फैक्टर भी याद रह जाता है, e⁻⁻m² v² अपॉन 2m/kT। सो 1 m कट जाएगा यहाँ पे, बस इतना सही काम है। p² की जगह m² v², dp की जगह mdv। हर एक चीज़ को ध्यान से पुट करना। अब यहाँ m³ बचा, इसके साथ कंबाइन कर सकते हैं, m³-3/2 बाहर निकाल लेते हैं, हम थोड़ा कर लेते हैं, इसको अच्छा से बना लेते हैं। सो 4πn, यहाँ सिर्फ लिखो 2πkT पावर 3/2, और m की पावर जो थी -3/2 यहाँ ले आओ, और यहाँ m³ है, सो +3 कर दो यहाँ पे। बाकी इजी है, e⁻m v²/2kT लिख दो, और यहाँ v² और यहाँ dv। ये फैक्टर ऐसे ही रहेगा, इसको एलसीएम आ गया, यहाँ बन गया 6। सो -3/2 की जगह जब 6 बन जाएगा तो ये 3/2 बनेगी, 3/2। सो यहाँ m³3/2 इसको अंदर लेके जा सकते हैं, तो अंदर इसको यहाँ से हटा दो, 3/2 तो है ही है, m यहाँ लिख दो। सो दिस इज द इक्वेशन अगेन, ये बड़ा इजी है, इसको याद रखना। ये स्पीड का डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है,
इसको भी कॉपी पे नोट डाउन करिए, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है फैक्टर, तो यहाँ तक नोट डाउन करिए। ओके, सो अब इसका नेक्स्ट पार्ट है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ फॉर एनर्जीज। तो मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, आपने आई होप लिख लिया होगा पहले। सो नाउ फॉर एनर्जीज मतलब फॉर पार्टिकल्स हैविंग एनर्जीज E2 E प्लस डी। देखो बात एक ही है, बट अगर आपको एनर्जी की रेंज गिवन है तो आप ये इक्वेशन लगाएंगे जो भी मैं लिखने वाला हूँ। अगर आपको स्पीड की रेंज पता है तो आप ये वाली इक्वेशन लगाएंगे। सो मैं इसको यहाँ से रब कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट। इक्वेशन नहीं रब करूँगा नीचे, वो हमें चाहिए, वो हम ना लास्ट में एक बार रिवाइज करेंगे ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन लॉस को। सो ये वाली इक्वेशन को अलग डब्बे में डाल देते हैं, ब्लू वाले डब्बे में। ये वाली इक्वेशन को भी ब्लू डब्बे के अंदर डाल देते हैं। ये दोनों इक्वेशन इंपॉर्टेंट हैं, एक मोमेंटम का डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है और एक स्पीड का है। एनर्जी के लिए हम कलर चेंज कर लेते हैं, रेड कलर कर लेते हैं। कैसे निकालना, बड़ा इजी है। फिर से एनर्जी और मोमेंटम की रिलेशन लिखेंगे पहले, यूजिंग E इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m। सो व्हाट इज पी स्क्वायर, 2me, 2me। सो 2p dp इज 2m de। जस्ट डिफ्रेंशिएट कर दिया, हमें dp चाहिए होगा। सो 2 से 2 कट गया, dp आ गया m बाई पी डी। यहाँ p दोबारा से पुट करना है, विच इज अंडर रूट 2me डी। सो dp की जगह आपको ये फैक्टर पुट करना है और p स्क्वायर की जगह आपको ये फैक्टर पुट करना है इन दिस इक्वेशन। इतना सही काम है। सो जब आप इसको करेंगे, यहाँ पे कर रहा हूँ कलर चेंज करके। सो NP/dP की जगह आप लिखेंगे NE/dE, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन एनर्जी रेंज स्मॉल de। इसको हमें लिखना है तो 4πn एज इट इज रहेगा, बाकी सब वैसे ही मैं लिख रहा हूँ अभी। 2m kT वैसे ही, 2π भी है भाई, पाई भी है सर, हाँ, πm kT पावर 3/2 e raised to power minus p square। so p square is 2me, so e raised to power minus 2me upon 2m kT। so 2m कट गया, p square, so p square is again 2me dp। so dp is this m upon अंडर रूट 2me इंटू ये वाला de, ये वाला, ये de वहाँ लिख दिया मैंने। तो ये बना है कुछ, है ना। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये नीचे हाफ है, ऊपर पावर देखो, ऊपर जाके यहाँ 1 है, ऊपर जाके पावर माइनस हाफ हो जाएगी, फिर हमारे पास हाफ बचेगा। तो यहाँ हाफ लगा देते हैं, इसको रब कर देते हैं। मैं एक ही स्टेप में कर रहा हूँ। यहाँ भी है 2πm, 2m है, 2m अलग कर लेते हैं यहाँ से ना, काम आएगा। पाई को रहने देते हैं अंदर, कोई टेंशन नहीं है। m को भी अलग कर लेते हैं, देखते हैं। सो 4πn 1/2π, 2π की पावर 3/2, 1/kT की पावर 3/2। ये m जो था ना नीचे, इसकी पावर ऊपर ले गया, -3/2। सो यहाँ पे m है, m की पावर यहाँ हाफ है, सो प्लस हाफ, ऐसे लिखेंगे। ओके, सो 2e की पावर हाफ, ये सारा फैक्टर e रेज़ टू पावर -e/kT। सो ये m भी है भाई, उसकी पावर 1 + 1। देखो एक यहाँ पे हाफ था, उसकी पावर प्लस हाफ, एक ये m है, उसकी पावर +1। ये 2e की पावर हाफ, ये मैंने लिखा है ये वाला, e रेज़ टू पावर -kT, e/kT, ये आ गया de। ये ना कॉपी पे करेंगे ना, जब बड़े ध्यान से करेंगे तो गलती नहीं होगी इसमें। तो ये बन गया भाई 4πn, 2π kT की पावर सेम ही है, सो 2π kT पावर 3/2, m की पावर देखते हैं। सो दिस इज 2 LCM, तो ये बना -3 + 1 + 2। तो ये तो कटिंग होगी भाई, m की पावर 0 आ गया, इसको रहने दो m को। यहाँ एक √2 है, एक √e है। ओके, सो e रेज़ टू पावर -e/kT de। चलो जी, हो ही गया हमारा काम। यहाँ पे ने सारे 4 और 2s कंबाइन कर देते हैं बस,
तो ये ना यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ मैं ना। देखो 4 का मतलब है 2⁻², यहाँ हाफ प्लस हाफ कर देते हैं और यहाँ -3/2, बस इसको सॉल्व कर लो। तो इसका एलसीएम आ गया 2, ये बन गया 2⁻², 4 + 1 - 3, सो 5 - 3 इज 2, 2/2 1, सो 2⁻1। तो सिंपली एक ही बचा 2 का फैक्टर, तो ये 4 भी हटा रहा हूँ, ये भी 2 हटा रहा हूँ, ये भी हटा रहा हूँ, यहाँ 2 आ गया, बस हो गया हमारा काम। ये हमारी फाइनल इक्वेशन है NDDE इज 2πn/πkt⁻3/2 √e⁻⁻e/(e/kT)dE। सो इसको ध्यान रखना, ये है नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैविंग एनर्जी इन रेंज E to E + DE। इसको मैं दोबारा से लिखता हूँ इक्वेशन को, पहले आप नोट डाउन कर लो, फिर फाइनल रिजल्ट तीनों के लिखेंगे जो इक्वेशनें हमारे काम आनी आगे जाके। वीडियो पॉज कर लो चाहे, या ऐसे ही कर लो, नोट पॉज ही कर लो। चलो, तो आई होप आपने लिख लिया सब कुछ। अब मैं एनर्जी वाला लॉ यहाँ पे दोबारा से लिख रहा हूँ, हमारे काम का है NEDE। रिजल्ट्स में ना पक्का ध्यान दिया करो, जब सारा काम हो जाए रिजल्ट्स को याद करा करो। अगर IIT जैम को क्रैक करना है या किसी अच्छी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो आपको रिजल्ट्स को याद रखना आना चाहिए। सो दिस इज़ द रिज़ल्ट। कितनी ब्यूटीफुल इक्वेशन है ये, सॉल्व करने में भी ब्यूटीफुल थी और देखने में भी बड़ी अच्छी है ना, डरावनी सी। सो इस तरह के इक्वेशंस को याद करना पड़ेगा, ये आगे हमारे काम आनी है। सो बाकी जो भी यहाँ पे एक्स्ट्रा है मैं उसको रब कर दूं और हमारे रिजल्ट्स जो हैं वो आपके सामने हैं। बड़े ध्यान से देखेंगे, ये इसमें बीटा था, ये भी नहीं हमें चाहिए। बीटा और अल्फ़ा तो अननोन्स हैं, कई बार हमें अल्फ़ा बीटा की टर्म्स में ही आंसर निकालने होते हैं तो फिर हम नहीं पुट करते। अदरवाइज़ ये 3 हमारे पास मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉज हैं, एक मोमेंटम की फॉर्म में है, एक एनर्जी की फॉर्म में है, एक स्पीड की फॉर्म में है। तीनों इक्वेशंस इंपॉर्टेंट हैं, इनको लर्न करो, याद करो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो हम अभी इसके बाद नेक्स्ट क्लास में 2 न्यूमेरिकल्स मैं करवाना चाहता था छोटे छोटे। सो एक न्यूमेरिकल्स के लिए अलग से क्लास लगा लेंगे। आप ये सारे रिजल्ट्स अपने कॉपी पे लिख ही जाओ, इनको याद कर लेना, लर्न कर लेना। फिर एक न्यूमेरिकल्स वाली जब वीडियो आएगी उससे पहले रिवाइज कर लेना। आप देख लेना थंबनेल पे कि भाई ये सर ने न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए हैं इसमें इस चैप्टर के। सो उससे पहले आप कॉपी से सारे रिजल्ट्स, सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करके फिर वीडियो को देखना, तो आपको बहुत मज़ा आएगा, समझ आएंगी चीज़ें। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग।